इतिहास के पन्नों में कुछ नाम ऐसे दर्ज हैं जो किसी एक युग तक सीमित नहीं रहते। आज हम एक ऐसे ही महान सम्राट की कहानी में उतरेंगे जिन्हें दुनिया ने भारत का नेपोलियन कहा। एक ऐसा नाम जो अपने आप में वीरता, कला और एक बेजोड़ रणनीति का प्रतीक है। जरा सोचिए, एक ऐसा योद्धा जिसके जीवन में हार शब्द था ही नहीं। उनके अपने दरबारी कवि हरिशेन ने लिखा है कि उनका शरीर 100 युद्धों के घावों से सजा हुआ था, मानो हर निशान उनकी अजयता का एक मेडल हो। हर जंग, हर अभियान जिसका अंत सिर्फ एक होता था, विजय। और उनका साम्राज्य, उनकी सोच किसी एक इलाके तक महदूद नहीं थी। उत्तर में हिमालय की बर्फीली चोटियों से लेकर दक्षिण में कांची के भव्य मंदिरों तक उनकी विजय पताका ने पूरे भारतीय उपमहाद्वीप को एक सूत्र में पिरो दिया और एक नए शानदार युग की शुरुआत की। लेकिन इस फौलादी योद्धा के सीने में एक कलाकार का दिल भी धड़कता था। एक ऐसा सम्राट जो जंग के मैदान में जितना घातक था, वीणा के तारों पर उतना ही माहिर। तो यही सवाल आज हमारे सामने है, आखिर कौन था यह सम्राट? एक ऐसा इंसान जिसमें एक अजेय योद्धा की शक्ति और एक कलाकार की कोमलता दोनों एक साथ बसती थीं। तो चलिए समुद्रगुप्त के जीवन और उनकी इस असाधारण विरासत की गहराइयों में उतरते हैं। देखिए, समुद्रगुप्त को समझने के लिए हमें उस दौर के भारत को समझना होगा। महान मौर्य साम्राज्य बिखर चुका था। पूरा भारत छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था जो आपस में ही सत्ता के लिए लड़ रहे थे। ये एक अनिश्चितता और उथल-पुथल का दौर था। और इसी माहौल में एक नई शक्ति का उदय हो रहा था, गुप्त वंश। शुरुआत श्री गुप्त ने की, जिसे उनके बेटे घटोत्कच ने आगे बढ़ाया। लेकिन असली गेम चेंजर साबित हुए चंद्रगुप्त प्रथम। उनका शक्तिशाली लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह सिर्फ एक शादी नहीं बल्कि एक मास्टर स्ट्रोक था। इसी गठबंधन ने उन्हें वो राजनीतिक ताकत दी कि उन्होंने महाराजाधिराज यानी राजाओं के राजा की उपाधि धारण की और एक महान साम्राज्य की नींव रखी। और इसी मजबूत नींव पर इतिहास के सबसे महान विजेताओं में से एक का उदय हुआ। नाम था समुद्रगुप्त। उनके सैन्य अभियानों ने सिर्फ लड़ाइयां नहीं जीती बल्कि हिंदुस्तान का नक्शा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। चंद्रगुप्त प्रथम ने अपने सभी बेटों के सामने भरी सभा में समुद्रगुप्त को अपना वारिस चुना। प्रयाग प्रशस्ति में ये क्षण बड़े नाटकीय ढंग से दर्ज है। जाहिर है इस फैसले से उनके भाइयों में खलबली मची होगी। हमें इतिहास में काच नाम के एक राजा के कुछ सिक्के भी मिलते हैं। शायद ये उन्हीं के कोई विद्रोही भाई थे। लेकिन आखिर में जीत समुद्रगुप्त की ही हुई। समुद्रगुप्त के बारे में हम जो कुछ भी जानते हैं उसका ज्यादातर श्रेय एक ही स्रोत को जाता है, प्रयाग प्रशस्ति। ये उनके दरबारी कवि हरिशेन की रची एक कविता है जो प्रयागराज में अशोक के प्राचीन स्तंभ पर लिखी है। सच कहें तो ये अभिलेख समुद्रगुप्त के दौर को समझने के लिए एक चाबी की तरह है। सम्राट बनते ही समुद्रगुप्त का पहला निशाना था आर्यावर्त यानी उत्तर भारत। प्रयाग प्रशस्ति में उत्तर के 9 राजाओं के नाम हैं जिन्हें एक एक करके हराया गया। इन सभी राज्यों का पूरी तरह से गुप्त साम्राज्य में विलय कर लिया गया। पर समुद्रगुप्त सिर्फ एक ताकतवर योद्धा नहीं थे, वो एक शानदार रणनीतिकार थे। वो ये बात बखूबी समझते थे कि इतने बड़े साम्राज्य को सिर्फ तलवार के जोर पर नहीं चलाया जा सकता। अलग अलग इलाकों के लिए अलग अलग नीतियों की जरूरत थी। उत्तर भारत के लिए उनकी नीति सीधी और साफ थी, प्रसुबुद्धरण। इसका मतलब था जड़ से उखाड़ फेंकना, यानी जीते हुए राज्यों को पूरी तरह खत्म करके सीधे गुप्त प्रशासन के कंट्रोल में ले आना। यहां कोई समझौता नहीं, सिर्फ और सिर्फ सीधा नियंत्रण। उत्तर को अपनी मुट्ठी में करने के बाद समुद्रगुप्त ने एक और भी बड़ा और साहसी अभियान शुरू किया, दक्षिणापथ यानी दक्षिण भारत की विजय। उन्होंने दक्षिण के 12 शक्तिशाली राजाओं को हराया, जिनमें कांची के ताकतवर पल्लव राजा विष्णुगुप्त भी शामिल थे। लेकिन यहां उनकी नीति बिल्कुल अलग थी। एक ऐसी नीति जो उनकी सैन्य शक्ति ताकत से ज्यादा उनकी बुद्धि को दिखाती है। उन्होंने ग्रहण मोक्षानुग्रह की नीति अपनाई, मतलब राजाओं को पकड़ो और फिर कृपा करके उन्हें आजाद कर दो। उन्होंने दक्षिणी राजाओं को हराया जरूर, लेकिन उनके राज्य उन्हें वापस लौटा दिए। बस शर्त यह थी कि वो गुप्त साम्राज्य की अधीनता स्वीकार करेंगे। ये एक शानदार कूटनीति थी जिससे दूर दराज के इलाके बिना किसी सिरदर्दी के उनके नियंत्रण में आ गए। युद्ध के मैदान से दूर समुद्रगुप्त का एक और ही रूप था जो बहुत ज्यादा दिलचस्प और गहरा था।
वो एक ऐसे इंसान थे जिनके हाथों में तलवार और वीणा दोनों एक ही सहजता से सजते थे। उनके व्यक्तित्व के दो पहलू देखिए। एक तरफ वो सर्वराजोच्छेता थे, यानी सभी राजाओं को जड़ से उखाड़ने वाले। वो अप्रतिरथ थे, यानी जिसके बराबर का कोई दूसरा योद्धा न हो। वहीं दूसरी तरफ वो कविराज थे, यानी कवियों के राजा, जो विद्वानों को संरक्षण देते थे और जिन्हें उनके सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। क्या कमाल का संगम है। उनके सोने के सिक्के सिर्फ पैसे नहीं थे, बल्कि ये उनके दौर की कहानी कहते हैं। गरुड़ वाले सिक्के उनके वंश का निशान थे, तो धनुष और परशु वाले सिक्के उनकी फौजी ताकत का ऐलान करते थे। अश्वमेध यज्ञ वाले सिक्के तो उन्हें चक्रवर्ती सम्राट घोषित करते थे, और सबसे खास वीणा बजाते हुए सिक्के, जो संगीत के लिए उनके लगाव का जीता जागता सबूत हैं। तो अब आते हैं उस मशहूर उपाधि पर। इतिहासकार विंसेंट स्मिथ ने उन्हें भारत का नेपोलियन कहा। ये टाइटल बहुत पॉपुलर हुआ, लेकिन क्या ये उपाधि वाकई समुद्रगुप्त के कद के साथ न्याय करती है? चलिए इस पर जरा गौर करते हैं। ये उपाधि साल 1904 में दी गई थी। स्मिथ उनकी सैन्य जीतों से बहुत प्रभावित थे, लेकिन जब हम इन दोनों महान योद्धाओं को आमने सामने रखकर देखते हैं तो एक बहुत ही दिलचस्प तस्वीर उभर कर आती है। चलिए तथ्यों को देखते हैं। सैन्य रिकॉर्ड। समुद्रगुप्त अपनी पूरी जिंदगी एक भी जंग नहीं हारे, जबकि नेपोलियन को वाटरलू में आखिरी और निर्णायक हार मिली। साम्राज्य का अंत। समुद्रगुप्त की मौत एक ताकतवर साम्राज्य के शासक के तौर पर हुई, जबकि नेपोलियन की मौत निर्वासन में एक कैदी की तरह हुई। और सबसे अहम बात, विरासत। समुद्रगुप्त ने एक ऐसे साम्राज्य की नींव रखी जो आगे चलकर भारत का स्वर्ण युग कहलाया, जबकि नेपोलियन का साम्राज्य उसकी हार के साथ ही ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। इन तथ्यों को सामने रखकर सोचें तो शायद हमें ये तुलना ही पलट देनी चाहिए। शायद सवाल ये नहीं होना चाहिए कि क्या समुद्रगुप्त भारत के नेपोलियन थे, बल्कि सवाल होना चाहिए कि क्या नेपोलियन यूरोप का समुद्रगुप्त था। देखिए, समुद्रगुप्त की महानता सिर्फ उनकी जीतों में नहीं है। उनकी सबसे बड़ी और सच्ची विरासत वो माहौल था जो उन्होंने तैयार किया। एक ऐसा माहौल जिसमें ज्ञान, कला और संस्कृति अपने चरम पर पहुंच सकी। उन्होंने पूरे भारत को एक किया, जिससे व्यापार और समृद्धि आई। वो खुद एक वैष्णव हिंदू थे, लेकिन दूसरे धर्मों का भी पूरा सम्मान करते थे। उन्होंने श्रीलंका के बौद्ध राजा को बोध गया में मठ बनाने की इजाजत दी। यही वो नींव थी जिस पर कालिदास और आर्यभट्ट जैसे दिग्गजों का युग खड़ा हुआ, जिसे हम भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहते हैं। तो आखिर में समुद्रगुप्त हमें एक गहरे सवाल के साथ छोड़ जाते हैं। आज के इस दौर में जहां हर कोई एक ही चीज का विशेषज्ञ बनना चाहता है, हम उस शासक से क्या सीख सकते हैं जिसने तलवार और वीणा यानी शक्ति, कला और कूटनीति सब में महारत हासिल की थी। समुद्रगुप्त की कहानी सिर्फ इतिहास का एक अध्याय नहीं है, ये लीडरशिप का एक ऐसा पाठ है जो हमेशा प्रासंगिक रहेगा।